कहानियाँ हिंदी। ज्यादा लालच इंसान को किस मोड़ पर ले आता है। बिना किसी अनुभव के किसी नए काम में हाथ डालकर रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखने वाले वेंकटैया की कहानी है ये। अपनी पत्नी सीताम्मा की बात न मानकर गांव के किनारे रहने वाले भद्रैया के साथ मिलकर उसने जो मुर्गियों का धंधा शुरू किया था, उसका आखिर में क्या हुआ? क्या उन मुर्गियों के अंडों ने वेंकटैया को मुनाफा दिलाया या फिर नई मुसीबत में डाल दिया? ये 1900 के दौर की बात है। उस गांव का नाम चिंतापल्ले था। पूरा गांव हरे भरे खेतों, बैलगाड़ियों की आवाजों और पीपल के पेड़ के नीचे जुटने वाली चौपाल से हमेशा गुलजार रहता था। उसी गांव में वेंकटैया नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसे कड़ी मेहनत करने से ज्यादा कोई उल्टा सीधा जुगाड़ करके जल्दी पैसा कमाने का शौक था। उसकी पत्नी सीताम्मा बहुत समझदार और तेज तर्रार थी। घर के कामकाज के साथ साथ वो वेंकटैया की हर उल्टी सीधी हरकत को वक्त पर रोक देती थी। एक दिन वेंकटैया किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दीवार की तरफ देखते हुए हवा में ही हिसाब किताब लगा रहा था। सीताम्मा अंदर से चावल साफ करते हुए बाहर आई। अजी सुनते हो, उस दीवार पर ऐसा क्या है जो ऐसे टुक टुक निहारे जा रहे हो? सुबह सुबह उठकर खेत जाने के बजाय हवा में। सीताम्मा, तुम्हें दुनिया की समझ कम है। इस कड़ी धूप में खेत जोतना, खरपतवार निकालना, ये सब पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। अब वक्त बदल गया है। मैंने एक नया धंधा सोचा है। मुझे तुम्हारे धंधों के बारे में नहीं पता क्या? अभी उस दिन तंबाकू का धंधा कहकर सारे पैसे डुबो दिए और कोने में बैठ गए। अब फिर से क्या नया रायता फैला रहे हो? तब किस्मत ने साथ नहीं दिया था सीताम्मा। अब ऐसा नहीं है। मैं मुर्गियों का धंधा शुरू कर रहा हूँ। गांव के किनारे रहने वाले भद्रैया से 100 मुर्गियां खरीदूंगा। वे रोज 100 अंडे देंगी। उन अंडों से बच्चे निकलवाएंगे तो 1000 मुर्गियां हो जाएंगी। फिर उन 1000 मुर्गियों को बेचकर हम अपनी बड़ी सी हवेली खड़ी कर लेंगे। अरे बाप रे, 1000 मुर्गियां? तब तक क्या वो मुर्गियां अंडे ही देती रहेंगी? और उन्हें दाना कौन डालेगा? उन्हें कोई बीमारी हो गई तो कौन सी दवा देनी है? कुछ पता है आपको? आपकी हालत तो ऐसी है कि हवा में दिया जलाकर भगवान भरोसे छोड़ देना। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करती हो सीताम्मा। औरतों में डर ज्यादा होता है। मैंने पूरा हिसाब लगाया है। भद्रैया ने भी बताया है कि ये कोई मामूली मुर्गियां नहीं हैं, विदेशी नस्ल की हैं। भद्रैया ने कहा? उसकी बात पर भरोसा किया तो समझो कुएं में कूद गए। वो तो झूठ की दुकान है। वो विदेशी मुर्गियां क्या बला हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वे हमारे गांव के मौसम को झेल पाएंगी? तुम बस करो सीताम्मा। मैं जाकर भद्रैया से मिलता हूँ और एडवांस में कुछ पैसे दे आता हूँ। मुर्गियों का पिंजरा तैयार करवाओ। वेंकटैया रास्ते से जा ही रहा था कि उसे उसका दोस्त सोमैया मिला। सोमैया भी वेंकटैया जैसा ही था, पर थोड़ा संभल कर चलने वाला इंसान था। अरे वेंकटैया, धूप में इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? चेहरा चमक रहा है। लगता है कोई बड़ी लॉटरी हाथ लगने वाली है। हाँ सोमैया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और से मत कहना। मैं मुर्गियों के धंधे में उतर रहा हूँ। लाखों कमाने वाला हूँ। मुर्गियाँ? बात तो अच्छी है, पर क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? पड़ोस के गांव में पुल्लैया ने भी ऐसा ही शुरू किया था और आखिर में उसे चिकन बेचना पड़ा। पुल्लैया के पास दिमाग नहीं था सोमैया। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं विदेशी मुर्गियां ला रहा हूँ। उनके अंडों का साइज बड़ा होता है। मार्केट में बहुत डिमांड है। विदेशी मुर्गियां? वो किस देश से आ रही है वेंकटैया? क्या उन्हें इंग्लिश बोलना आता है क्या? सोमैया, तुम भी बिल्कुल सीताम्मा जैसी बातें कर रहे हो। मुझे जाकर भद्रैया से मिलना है। लेट हो रहा हूँ। भद्रैया अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वेंकटैया का ही इंतजार कर रहा था। भद्रैया इस गांव का सबसे शातिर धोखेबाज आदमी माना जाता था। आओ वेंकटैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये देखो, इन मुर्गियों को देखो। इनका रंग और रूप देखा? ये मामूली मुर्गियां नहीं हैं। इन्हें मैंने सीधे सिंगापुर से मंगवाया है। सिंगापुर से? अरे बाप रे, तभी ये इतनी सफेद हैं क्या भद्रैया? तो क्या इनके अंडे भी सफेद रंग में चमकेंगे? चमकने की क्या बात करते हो वेंकटैया? मैंने तो सुना है कि उन अंडों से निकलने वाले चूजे पैदा होते ही सोने के रंग के होते हैं। अगर तुम इन्हें ले जाकर पालोगे तो गांव में सबसे अमीर तुम ही बनोगे। तो कीमत कितनी है भद्रैया? मेरे पास इस वक्त 50 सोने के सिक्के हैं। 50 सिक्के? वैसे तो ये मुर्गियां 10 सिक्के की एक हैं, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए ये 10 मुर्गियां तुम्हें सिर्फ 50 सिक्के में दे दूंगा।
ये सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। सिर्फ 10 मुर्गियां भद्रैया? मुझे लगा तुम 100 दोगे। 100 मुर्गियां तुम अभी संभाल नहीं पाओगे वेंकटैया। पहले इन 10 मुर्गियों से शुरू करो। जब वे अंडे देना शुरू करेंगी तो वे अंडे मुझे लाकर देना। मैं मशीन से बच्चे निकाल कर दूंगा, तब तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है भद्रैया, ये लो 50 सिक्के। इन 10 मुर्गियों को पकड़कर मेरे घर भिजवा दो। वेंकटैया मुर्गियों को लेकर घर पहुंचा। सीतम्मा उसका इंतजार कर रही थी। उसके साथ उसकी सहेली पुल्लम्मा भी खड़ी थी। क्यों सीतम्मा, सुना है तुम्हारे पति सिंगापुर की मुर्गियां ला रहे हैं? पूरे गांव में यही चर्चा है। पता नहीं कैसा सिंगापुर है पुल्लम्मा। देखना है कि उस भद्रैया ने कौन सी मुर्गियां इसके मत्थे मड़ी हैं। लो, आ गए हमारे मालिक। सीतम्मा, देखी ये मुर्गियां कितनी सुंदर हैं। पुल्लम्मा, तुम भी देखो, ऐसी मुर्गियां हमारे गांव में कभी देखी हैं क्या? वेंकटैया जी, ये सिंगापुर की मुर्गियां हैं या हमारे पड़ोसी बंजारों की मुर्गियां? मुझे तो ये अपनी देसी मुर्गियां जैसी ही लग रही हैं। कहीं इन पर रंग तो नहीं चढ़ा रखा है? पुल्लम्मा, तुम जल रही हो। तुम्हारे पास सिर्फ गायें हैं, मुर्गियां नहीं है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। पर इन्हें खिलाओगे क्या? हमारे पास जो अनाज है, अगर वो सब इन्हीं के पेट में चला गया तो हमारे खाने के लिए क्या बचेगा? इन्हें अनाज की जरूरत नहीं है सीतम्मा, ये स्पेशल मुर्गियां हैं। इन्हें बस अच्छे दाने और पानी दे दो, काफी है। कल से देखना, ये अंडों की बारिश कर देंगी। अंडों की बारिश? अच्छा, देख लेंगे। पहले उन्हें उस दड़बे में बंद करके ताला लगाओ, नहीं तो रात को सियार उठा ले जाएंगे। वेंकटैया सुबह सुबह उठकर मुर्गियों के दड़बे के पास गया। सीतम्मा हाथ में कॉफी का गिलास लिए बाहर आई। सीतम्मा, गजब हो गया। देखो, 10 मुर्गियों ने 10 अंडे दिए हैं। देखो ये अंडे कितने बड़े बड़े हैं। अजी, ये मुर्गी के अंडे हैं या कछुए के? इनका रंग हरा सा क्यों लग रहा है? यही तो विदेशी मुर्गियों की खासियत है सीतम्मा। अब इन्हें सावधानी से टोकरी में रखकर भद्रैया के पास ले जाना होगा। आप खुद ही क्यों नहीं रख देते अंडों को? भद्रैया की क्या जरूरत है? विदेशी अंडों से बच्चे निकालने के लिए भद्रैया के पास एक खास मशीन है। हम खुद करेंगे तो बच्चे ठीक से नहीं निकलेंगे। मुझे तो इस सब पर कतई भरोसा नहीं हो रहा। खैर, जाओ। वेंकटैया अंडों को लेकर भद्रैया के पास जाता है। रास्ते में फिर से सोमैया मिल जाता है। वेंकटैया, उस टोकरी में क्या है? सोमैया, ये विदेशी अंडे हैं। इन्हें मशीन में रखवाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, जरा दिखाओ तो। ये अंडे नहीं लग रहे, ये तो रंग पूते हुए पत्थर जैसे दिख रहे हैं। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं सोमैया, ये दुर्लभ अंडे हैं। भद्रैया अंडों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आहा वेंकटैया, बहुत बढ़िया अंडे लाए हो। इन्हें मैं अपनी इंक्यूबेटर में रख देता हूं। 10 दिन बाद आना, तुम्हारे 10 चूजे तैयार मिलेंगे, लेकिन इसका खर्च 10 सिक्के होगा। 10 सिक्के? अभी तो 50 दिए थे भद्रैया। वो मुर्गियों के थे वेंकटैया, ये मशीन का खर्चा है। विदेशी मशीन है ना, तेल बहुत पीती है। ठीक है भद्रैया, ये लो 10 सिक्के। ध्यान से बच्चे निकलवाना। 10 दिन बाद वेंकटैया बड़े उत्साह से भद्रैया के घर गया। सीतम्मा भी उसके पीछे पीछे आई। उसे भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो देखना चाहती थी कि आखिर क्या ड्रामा चल रहा है। भद्रैया, क्या बच्चे निकल आए? सोने के रंग वाले हैं ना? वेंकटैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मशीन में कुछ खराबी की वजह से बच्चे ठीक से नहीं निकल पाए। मतलब क्या हुआ भद्रैया? क्या एक भी नहीं बचा? निकले तो हैं, लेकिन वे मुर्गियों के बच्चे नहीं हैं, कुछ बत्तख के बच्चों जैसे दिख रहे हैं। बत्तख के बच्चे? मैंने तो तुम्हें मुर्गी के अंडे दिए थे ना? मैंने तो पहले ही कहा था वेंकटैया, ये भद्रैया तुम्हें बीच मझधार में डुबो देगा। भद्रैया, कहाँ है वो बच्चे? दिखाओ जरा। भद्रैया ने टोकरी में से कुछ अजीब से दिखने वाले पक्षी बाहर निकाले। वे कोई चूजे या बत्तख नहीं थे, बल्कि रंग लगी हुई मामूली गौरैया थीं। अरे ओ भद्रैया, ये चिड़िया हैं। इन पर रंग पोतकर मेरे पति को चूना लगा रहे हो। तुम्हारी सिंगापुर की मुर्गियां यही थी क्या? ये क्या है? मेरे 60 सिक्के कहाँ गए? वेंकटैया, मैं क्या करूं? विदेशी मुर्गियां थी ना, शायद यहाँ का मौसम रास नहीं आया
मौसम खराब नहीं था, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चल रहा है। वेंकटैया, देख लिया अपनी मुर्गियों का धंधा, अब इन चिड़ियों का क्या अचार डालोगे? सीता अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने जल्दबाजी कर दी। मैं भद्रैया के झांसे में आकर ठगा गया। भद्रैया, मैं अभी गांव के मुखिया और पंचों को बुलाकर लाती हूँ। हमारे सारे सिक्के अभी के अभी वापस करो। अरे नहीं नहीं सीता अम्मा जी, ये लो वेंकटैया के सिक्के, मैं अभी वापस कर रहा हूँ। ये बात गांव में किसी को मत बताना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप करो एकदम, दोबारा ऐसा काम किया तो गांव में रहने नहीं दूंगी। वेंकटैया अपने पैसे लेकर घर वापस आ गया। सीताम्मा ने उसे एक गिलास छाछ दिया। सीता अम्मा, तुम्हारी समझदारी कमाल की है। अगर तुम ना होती तो आज मैं सड़क पर आ जाता। अजी, धंधा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे दूसरों के झूठ पर भरोसा करके पैसा लगाना बेवकूफी है। रातों रात अमीर बनने का लालच ही इंसान को ऐसी मुसीबतों में धकेलता है। सच कहा सीता अम्मा, कल सुबह ही हल उठाकर खेत जाऊंगा। धरती माँ से जो मेहनत की कमाई मिलेगी वही असली मुनाफा है। क्यों वेंकटैया जी, कैसा चल रहा है मुर्गियों का धंधा? आज चिकन पकाने की तैयारी करें क्या? नहीं पुल्लम्मा, वे मुर्गियां वापस सिंगापुर उड़ गईं। अब मैं खेती का धंधा शुरू कर रहा हूँ। सब लोग हंस पड़े। वेंकटैया ने उस दिन से आलस छोड़ दिया और जी तोड़ मेहनत करने लगा। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। बिना अनुभव के किसी क्षेत्र में दूसरों के बहकावे में आकर पैसा लगाने से सिर्फ नुकसान होता है। अपनी मेहनत की कमाई ही असली दौलत है। 1920 का साल था। कृष्णा जिले का रुचिपुटा नाम का एक गांव। उस गांव के जमींदार साहब हर साल ग्रामीणों के लिए अन्न दान करते थे, लेकिन इस बार खाना बनाने के लिए कोई सही रसोइया नहीं मिला। इसलिए पास के गांव से अप्पा राव नाम के एक रसोइये को बुलाया गया। वो बहुत चालाक था और उसकी पत्नी मंगम्मा भी उसके साथ आई थी। देखा मंगम्मा, मेरी कला देखकर जमींदार ने 10 गांव पार से बुलावा भेजा है। वो मिन्नतें कर रहे थे कि आपके सिवा कोई अच्छा खाना नहीं बना सकता। मेरा ऐसा स्वाद है, तुम मेरे जरूरतें देखो, हर कोई मुझे ढूंढता है। हाँ जी, आपका खाना अच्छा होता है, पर थोड़ा कम बोलिए। जमींदार भले इंसान हैं, पर गुस्सा आने पर छोड़ते नहीं। जरा सी गड़बड़ हुई तो इज्जत चली जाएगी, संभल कर बनाइए। मेरे खाने में गड़बड़? सूरज का पश्चिम से उगना जितना नामुमकिन है, मेरी रसोई में कमी होना भी उतना ही नामुमकिन है। तुम बेकार मत डरो, आज की सब्जी खाकर जमींदार अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। जायदाद भगवान जाने, मजदूरी पूरी मिल जाए तो काफ़ी है। हाँ, जमींदार साहब ने कहा है कि इस बार नमक मिर्च बहुत कम रखना, उन्हें बीपी है और गांव वालों की सेहत भी ज़रूरी है। नमक मिर्च के बिना क्या वो खाना होगा? घास फूस लगेगी। जमींदार को स्वाद की समझ नहीं है। खैर, उनकी बात मान लेते हैं, पर अपना टच तो दूंगा। आखिर में थोड़ा मसाला डालूंगा, फिर देखना मजा। नहीं बाबा, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही कीजिए, फालतू के प्रयोग मत कीजिए। इतने में जमींदार साहब के दीवान जी वेंकट राव वहां आए। क्यों है अप्पा राव, काम कैसा चल रहा है? जमींदार साहब आधे घंटे में आ जाएंगे, सब तैयार है ना? हाँ दीवान जी, हाँ, सब कुछ रेडी हो गया है। आप खुशबू देखकर समझ सकते हो, है ना? खुशबू तो अच्छी है, पर याद रखो, जमींदार साहब को पसंद नहीं आया तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। ऊपर से सरेआम बेइज्जती होगी, सावधान रहना। तब अप्पा राव ने मन ही मन में, जी दीवान जी, मेरा खाना खाकर आप खुद तारीफ करेंगे। खाना पक चुका है। अप्पा राव इमली चावल में ला रहा है। मंगम्मा पास खड़ी देख रही है। स्वाद चखने के लिए अप्पा राव ने थोड़ा सा चावल मुंह में डाला और तुरंत उसका चेहरा सिकुड़ गया। मंगम्मा, ये क्या हुआ? पुलिहोरा में खट्टा बहुत ज्यादा हो गया। नींबू निचोड़ते वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने निचोड़ा तो आपने था, मुझे सब पता है कहकर 10 नींबू डाल दिए। अब मेरे सिर क्यों मड़ रहे हैं? अब क्या करूं? ये बहुत खट्टा है। जमींदार ने खाया तो मेरी खैर नहीं। अब दोबारा चावल पकाने का समय भी नहीं है और चावल खत्म भी हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नाप कर डालिए, सुना कहाँ? अब भुगतिए। ताने मारना बंद करो
और कोई उपाय बताओ मंगम्मा, मेरी इज्जत दांव पर है। एक काम कीजिए, हमारे पास थोड़ा गुड़ का रस बचा है ना, उसे इसमें मिला दीजिए। खट्टापन कम हो जाएगा, पर ज्यादा मीठा ना हो। थोड़ा नमक मिर्च और डाल दीजिए। इसे गुड़ पुलिहोरा का नया नाम देकर परोस दीजिए। गुड़ पुलिहोरा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं होता तो बना दीजिए। आप बुद्धिमान रसोइया है ना, जमींदार पूछे तो कह देना कि ये हमारे गांव का स्पेशल मंदिर का प्रसाद है। क्या बात है मंगम्मा, तुम सच में बहुत समझदार हो। उसने तुरंत गुड़ का रस और मिर्च मिला दी। खट्टा, मीठा और तीखा सब बराबर था। वाह, क्या स्वाद है! ये पुलिहोरा नहीं, अमृत है। मंगम्मा, हम बच गए। दोपहर के 12 बजे जमींदार रामचंद्र राजू रसोई में आए। उनके साथ दीवान जी और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग थे। अप्पाराव और मंगम्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्यों भाई अप्पा राव, खाना कैसा बना है? खुशबू तो अच्छी आ रही है। आपकी कृपा से बहुत बढ़िया बना है हुजूर। आज एक नई डिश बनाई है, नवरस पुलिहोरा। इसमें सारे स्वाद मिलेंगे। नवरस पुलिहोरा सुनने में नया लगता है। परोसो, देखते हैं। अप्पाराव ने कांपते हाथों से पुलिहोरा परोसा। जमींदार साहब ने एक निवाला मुंह में डाला। सब सांस रोककर देख रहे थे। जमींदार साहब ने आंखें बंद करके स्वाद का आनंद लिया। अप्पा राव, क्या स्वाद है! खट्टा, मीठा, तीखा, सब कितना लाजवाब है। रोज का वही इमली चावल खाकर बोर हो गया था। ये बहुत नया है, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, ये हमारी खानदानी डिश है, सिर्फ आपके लिए बनाई है। फिर दीवानजी अप्पाराव से पूछा, अप्पाराव, इसमें गुड़ मिलाया है क्या? जी दीवान जी, गुड़ डालने से खाना जल्दी पचता है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, ये सेहत के लिए भी अच्छा है। अप्पा राव, मैं तुम्हें 1000 रुपए इनाम देता हूं। अप्पाराव खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मंगम्मा की तरफ देखकर आंख मारी। मंगम्मा मुस्कुरा दी। पुलिहोरा का संकट टल गया। अब मुख्य भोजन परोसना था। चावल, सांभर, बैंगन की सब्जी, आलू फ्राई, दही, सब तैयार था। जमींदार साहब और गांव के बड़े बुजुर्ग पंक्ति में बैठ गए। सांभर अच्छा है अप्पा राव, पर इसमें कुछ कम लग रहा है। क्या कम है हुजूर? सब तो डाला है। शायद नमक कम लगा। मैंने सेहत के लिए कम ही रखा है। नहीं नहीं, नमक ठीक है, पर वो तीखापन नहीं है। सांभर थोड़ा चटपटा होना चाहिए ना। ओहो, वो तीखापन, वो तो आखिर में डलने वाली हींग का जादू है हुजूर। परोसते समय डालने से ही खुशबू आती है। मैं अभी लाता हूँ। सच तो ये था कि अप्पाराव हींग डालना भूल गया था। वो रसोई की तरफ भागा। वहां हींग का डिब्बा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक पुराना डिब्बा मिला जिस पर कोई नाम नहीं था। सूंघा तो बहुत तीखा लगा। उसने सोचा यही हींग होगी। ये लीजिए हुजूर, ये कश्मीर से मंगाई खास हींग है। अब चखिए। जमींदार साहब ने सांभर मिलाकर खाया। अचानक उनका चेहरा लाल हो गया। आंखों से आंसू आ गए। वो जोर जोर से खांसने लगे। अरे अप्पा राव, क्या मिलाया है इसमें? गला जल रहा है, मरा मैं। पानी पानी। हुजूर, क्या हुआ? इसने हींग के नाम पर जहर दे दिया। ये मिर्च पाउडर है, वो भी सबसे तीखी वाली। सांभर में कोई कच्ची मिर्च डालता है क्या? मिर्च? वो तो हींग का डिब्बा था ना? अरे बाप रे, वो हींग नहीं है, वो कल रात चूहों के लिए लाया गया तीखा पाउडर है। आपने उसे हींग समझ लिया। क्या? चूहों की दवा? हे भगवान, क्या जमींदार साहब मर जाएंगे? मूर्ख, मुझे मारना चाहता था, चूहों की दवा डाल दी। दीवान जी, इसे खंबे से बांध दो। इसे 1000 कोड़े मारने की सजा दो। सैनिकों ने अप्पाराव को पकड़ लिया। हुजूर, कृपया माफ कर दीजिए। मेरे पति ना समझ हैं, अनपढ़ हैं। डिब्बा पहचानने में चूक हो गई, जानबूझकर नहीं किया। नासमझी की भी हद होती है।
सांबर में जहर मिलाने वाले को माफ कर दें। मेरी जान जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हुजूर, वो जहर नहीं है, सिर्फ तीखा पाउडर है। इससे कोई मरता नहीं, बस जलन होती है। काट मेरे पास है, 5 मिनट दीजिए, जलन ठीक कर दूंगी। ना हो तो हमें फांसी दे देना। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ठीक नहीं हुआ तो तेरे पति का सिर कटवा दूंगा। मंगम्मा रसोई की तरफ भागी। वहां रखा दही, शहद और थोड़ा घी लिया। उन्हें अच्छे से मिलाकर एक गिलास में डाला। हुजूर, इसे पी लीजिए, ये अमृत है। तुरंत आपका जलन कम कर देगा और पेट को ठंडा देगा। जमींदार साहब ने शक के साथ उसे पिया। पीते ही उनके चेहरे पर सुकून आ गया, जलन कम हो गई और गले को आराम मिला। हाँ, जान में जान आई। मंगम्मा, इसमें क्या मिलाया था? कमाल का काम किया। वो दही, शहद और घी का मिश्रण था हुजूर। आयुर्वेद में इसे मधुपर्क कहते हैं। ये तीखेपन और जहर के असर को काट देता है। तुम बहुत समझदार हो मंगम्मा। अपने पति की इतनी बड़ी गलती को अपनी बुद्धि से सुधार दिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। हुजूर, तो अप्पा राव का क्या करना है? सजा दें? रहने दो, अपनी पत्नी की वजह से बच गया। अप्पा राव, तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर आगे से बिना सोचे काम मत करना। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, अपनी पत्नी की बात सुना करो। जी हुजूर, मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया। अब कभी खुद से फैसला नहीं लूंगा, हमेशा मंगम्मा से पूछ कर ही करूंगा। अप्पा राव ने फिर से ध्यान से सांभर बनाया। इस बार मंगम्मा ने पास खड़े रहकर बनवाया। गांव के सभी लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। अप्पा राव का नवरस पुलिहोरा सबको बहुत पसंद आया। क्यों भाई अप्पा राव, आज का खाना लाजवाब था। खासकर वो पुलिहोरा और सांभर, मजा आ गया। बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई, पर अंत भला तो सब भला। सब मेरी पत्नी की कृपा है। ये ना होती तो आज मैं जेल में होता। अप्पा राव, ये लो तुम्हारे 1000 रुपए, पर ये पैसे मैं मंगम्मा के हाथ में दे रहा हूं, क्योंकि घर का असली मालिक समझदार स्त्री ही होती है। उसके हाथ में ही पैसा और इज्जत टिकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। अप्पा राव और मंगम्मा खुशी खुशी अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अप्पा राव ने अपना घमंड छोड़ दिया था और मंगम्मा की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया था। अप्पा राव एक अच्छा रसोइया भले ही हो, पर समय की समझ और विवेक के बिना वो हुनर भी खतरनाक हो सकता है, ये उसने सीख लिया था। रामापुरम नाम के एक गांव में राजा रेड्डी और मलम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे जो कुछ भी उनके पास था उसी में संतुष्ट रहकर जीते थे। राजा रेड्डी के लिए खेती ही उनकी जान थी। मलम्मा को घर चलाने में बहुत महारत हासिल थी। एक दिन राजा रेड्डी को अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, इसलिए वो गांव के सूदखोर सुब्बैया के पास गया। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। घर के सामने बने चबूतरे पर राजा रेड्डी अपना सिर पकड़कर उदास बैठा है। अंदर से मलम्मा हाथ में केरोसिन की लालटेन लेकर बाहर आती है। मलम्मा लालटेन को चबूतरे पर रखते हुए, अजी सुनिए, शाम ढल चुकी है, फिर भी आप उस चबूतरे पर ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? हवा भी ठंडी हो रही है। मैंने गर्मा गर्म चावल और आपकी पसंद की गोंगुरा अंबाड़ी की चटनी बनाई है। मुझे भूख नहीं है मलम्मा, मेरे गले से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रही है। उस गोंगुरा की चटनी का स्वाद चखने का सौभाग्य मेरे नसीब में और कितने दिन है। अरे, आप ऐसा अपशकुन क्यों बोल रहे हैं? सुबह तो आप बड़े उत्साह के साथ बैलगाड़ी जोड़कर शहर के लिए निकले थे कि बैलों के लिए नए घुंघरू और खेती के औजार लाएंगे। क्या रास्ते में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा मलम्मा। मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैंने खुद ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए जहां नहीं करने चाहिए थे। दस्तखत कर दिए? किसके पास? क्या उसी सूदखोर सुब्बैया के पास? पूरा गांव तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और सीधे सादे लोगों को जीते जी डुबो देता है। आप उसके पास गए ही क्यों? क्या हमारे छोटे से खेत से होने वाली आमदनी काफी नहीं थी? वो काफी नहीं पड़ रही थी मलम्मा। पिछले दिनों आई आंधी तूफान ने आधी फसल बर्बाद कर दी। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। दोबारा फसल बोने के लिए बीजों और खादों के वास्ते पैसों की जरूरत थी। इसीलिए कोई और रास्ता न देखकर। लेकिन दस्तखत करने से पहले क्या आपने उस कागज को पढ़कर नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा था?
मैंने पढ़ने की कोशिश की थी मल्लम्मा, लेकिन सुब्बैया ने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहला फुसला लिया। उसने कहा, राजा रेड्डी, हमारे पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। तुम्हें पैसे देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन व्यापार है तो कुछ छोटे मोटे नियम कायदे तो होते ही है ना। बस एक छोटी सी शर्त है। उस बूढ़े सियार ने अगर शर्त रखी थी तो उसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा धोखा रहा होगा। क्या शर्त थी वो? उसने कहा, पैसे ले जाओ, लेकिन अगर अगली पूर्णिमा तक तुम इसे नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आंख से जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब मेरा हो जाएगा। उसने मुझे इसी लिखे हुए कागज पर दस्तखत करने को कहा। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अरे रे, आपने ये क्या कर डाला? अगली पूर्णिमा में तो अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं ना। इन 10 दिनों में 1000 रुपए कहाँ से आएंगे? और वैसे भी घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा का मतलब हमारा खेत, हमारा बाग, हमारी दुधारू गाय और आखिरकार ये घर, उसकी योजना के मुताबिक ये सब तो उसी का हो गया ना। मल्लम्मा, मेरा दुख भी तो यही है। उस समय मैं उसकी बातों के जाल में फंस गया और ठीक है कह दिया। लेकिन घर लौटने पर मुझे पता चला कि शहर से जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वे अभी नहीं मिलेंगे। उस व्यापारी ने 1 महीने की और मोहलत मांगी है। अब वो सुब्बैया कह रहा है कि कल सुबह ही पंचायत बुलाकर हमारी संपत्ति जब्त कर लेगा। शाम को रास्ते में मिलते ही उसने चेतावनी दी कि कल तैयार रहना राजा रेड्डी। उसकी इतनी हिम्मत! मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने के बजाय वो इस तरह गला काट रहा है। खैर, संपत्ति जाती है तो जाए, लेकिन इस तरह धोखे का शिकार होकर और अपनी इज्जत गवाकर जीना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने दस्तखत तो कर ही दिए हैं। कुछ देर चुप रहकर सोचती है। आपने जल्दबाजी में फैसला लिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या वो सुब्बैया कल पंचायत में आएगा? हाँ, कल सुबह गांव के प्रधान रामैया जी की मौजूदगी में पंचायत होगी। वो उस दस्तावेज को दिखाकर हमारी संपत्ति छीन लेगा। मुझे लगता है कि मुझे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। गांव छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सुब्बैया सियार जैसी चालें चलता है तो मेरे पास भी खरगोश जैसी सूझबूझ है। कल पंचायत में मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम? नहीं मल्लम्मा, महिलाओं का पंचायत में आना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से उस सुब्बैया की जुबान बहुत खराब है। अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब इज्जत ही चली जाएगी तो फिर बर्दाश्त करने को बचेगा ही क्या? आप मेरी बात मानिए। कल पंचायत में आप बिल्कुल खामोश रहिएगा। मैंने जो पूछा सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। उस सुब्बैया को मैं खुद संभाल लूंगी। तुम क्या करोगी मल्लम्मा? उसके पास वो कागज है जिस पर मेरे अंगूठे का निशान है। हम कानूनी तौर पर हार चुके हैं। न्याय हमेशा धर्म की तरफ होता है, धोखे की तरफ नहीं। उस कागज में क्या लिखा है मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। उसकी बस एक ही लाइन हमें बचाने वाली है। अब आप खाना खाइए और चैन से सो जाइए। कल सुबह उस सुब्बैया को अच्छा सबक सिखाएंगे। अगली सुबह गांव के बीचों बीच स्थित पंचायत के चबूतरे पर लोगों की भारी भीड़ है। गांव के बुजुर्ग, सुब्बैया, राजा रेड्डी, मल्लम्मा और ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। सुब्बैया बड़े रौब से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा है। सब लोग शांत हो जाइए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर पंचायत बुलाई गई है। राजा रेड्डी, सुब्बैया ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि तुमने लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया है। समय सीमा खत्म हो चुकी है और समझौते के मुताबिक वो तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। क्या ये सच है? ये सच है मुखिया जी। मैं तय समय के भीतर पैसे नहीं चुका पाया। अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाए तो मैं चुका दूंगा। समय? और कितना समय? व्यापार का मतलब होता है अपनी जुबान पर टिके रहना। पांचो, देख रहे हैं ना, ये खुद अपनी गलती मान रहा है। मेरे पास वो दस्तावेज भी है। इसमें साफ लिखा है, समय सीमा बीत जाने पर, घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा वो सब मेरा हो जाएगा। बेचारा राजा रेड्डी सुब्बैया के जाल में फंस गया। अभी पिछले दिनों ही रंगैया का खेत भी इसी तरह चला गया था। हाँ, सुब्बैया से कर्ज लेने का मतलब है संपत्ति से हाथ धो बैठना। मल्लम्मा हिम्मत के साथ आगे आते हुए, मुखिया जी प्रणाम। मेरे पति बहुत भोले हैं, लेकिन इस समझौते में एक छोटी सी पहेली छिपी है। उसे सुलझाने पर ही असली सच सामने आएगा। अरे औरत, तुझे क्या पता? यहाँ बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं। तू अंदर जा। कोई पेंच बेंच नहीं है। इसने दस्तखत किए हैं या नहीं, मुझे बस उतना ही जानना है। सुब्बैया जी, मेरी पत्नी से बदतमीजी से बात मत कीजिए। सुब्बैया रुको,
मल्लम्मा यहाँ राधा रेड्डी की पत्नी के रूप में मौजूद है। इस संपत्ति में उसका भी बराबर का अधिकार है। उसकी बात सुनना हमारा फर्ज है। मल्लम्मा, तुम बोलो। सुब्बैया जी, शांत हो जाइए। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि दस्तखत किए गए हैं, लेकिन आपने जो समझौता लिखा है उसे सही तरीके से लागू भी तो करना होगा ना। मल्लम्मा, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ और सीधे शब्दों में कहो। सुब्बैया जी के समझौते के मुताबिक राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा वो सुब्बैया का हो जाएगा, यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर सामने का उपजाऊ खेत, उसके पास का आम का बाग, वे दुधारू गायें, सब कुछ दिखाई देता है। वे सब अब मेरे हैं। सुब्बैया जी, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। समझौते में लिखा है घर के सामने खड़े होने पर, लेकिन किस तरफ मुंह करके खड़ा होना है ये तो नहीं लिखा है ना। और किसे खड़ा होना है? या तो राजा रेड्डी खड़ा होगा या मैं खड़ा होऊंगा, कोई भी हो। चलिए चलते हैं। अपनी संपत्ति लेने में मुझे किस बात का डर? ठीक है, मल्लम्मा की बात में दम है। चलिए सब लोग राजा रेड्डी के घर चलते हैं। सभी लोग राजा रेड्डी के घर पहुंच जाते हैं। राजा रेड्डी का घर गांव के किनारे पर है। घर के सामने एक बड़ा खाली मैदान है और उसके बाद हरे भरे खेत हैं। ये देखिए मुखिया जी, मैं यहाँ घर की चौखट के बाहर चबूतरे के पास खड़ा हूँ। मुझे अपने सामने वो हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है। उसके बगल में वो बाग भी दिख रहा है। समझौते के मुताबिक ये सब मेरा हुआ। राजा रेड्डी, मल्लम्मा, तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान बांधो और घर खाली करो। मैं तो लुट गया। मल्लम्मा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम सड़क पर आ गए हैं। सुब्बैया जी, रुकिए। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप कहाँ खड़े हैं? कितनी बार बताऊं? घर के दरवाजे के बाहर चबूतरे के नीचे। इसका मतलब घर के सामने ही तो हुआ ना। समझौते में घर के सामने लिखा है, लेकिन घर के बाहर तो नहीं लिखा है ना। शब्दों के कई मायने होते हैं सुब्बैया जी। घर के सामने का मतलब घर के बाहर ही तो होता है। बकवास बंद कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। नहीं सुब्बैया जी, मेरे पति द्वारा दिए गए कागज में घर के सामने शब्द लिखा है। हमारे घर का सामने का हिस्सा यानी उसका मुख्य द्वार। अब आप घर के अंदर से बाहर देख रहे हैं या बाहर से अंदर देख रहे हैं, ये उसमें साफ नहीं किया गया है। सामने शब्द का एक अर्थ की तरफ मुंह करके भी होता है। तुम जो कह रही हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा खुलकर समझाओ। मुखिया जी, घर के सामने खड़ा होना का मतलब घर की तरफ मुंह करके खड़ा होना भी होता है। जैसे जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि हम मंदिर के सामने खड़े हैं। इसका मतलब हमारा मुंह मंदिर की तरफ ही होता है ना। ये सब सिर्फ बातों की बाजीगरी है। मैं बाहर खड़ा हूँ और मेरी मर्जी, मैं जिस तरफ भी देखूं मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी सुब्बैया जी। समझौता यानी समझौता। आपने लिखा है राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर, यानी राजा रेड्डी के घर की तरफ मुंह करके खड़े होने पर भी तो इसका अर्थ निकलता है ना। गांव के प्रधान रामैया की इशारा करने पर सुब्बैया ना चाहते हुए भी घर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। अब बताइए सुब्बैया जी, आप हमारे घर की तरफ मुंह करके हमारे घर के सामने खड़े हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सच सच बताइए। क्या दिखेगा? तेरा घर, ये पुरानी दीवारें, ये चौखट, बस यही सब दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुखिया जी, आपने सुना? समझौते के मुताबिक हमारे घर के सामने खड़े होने पर इन्हें सिर्फ हमारा घर, पुरानी दीवारें और चौखट ही दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ इन पुरानी दीवारों और घर को ही ले सकते हैं, लेकिन खेत को नहीं, क्योंकि जब ये घर की तरफ देख रहे हैं तो खेत इनके पीछे की तरफ है। क्या खूब कहा मल्लम्मा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच है। घर के सामने खड़े होकर अगर घर की तरफ देखोगे तो घर ही दिखेगा, खेत कैसे दिखेगा? नहीं नहीं, ये सरासर धोखा है। मैं घर के बाहर खड़ा होकर खेतों की तरफ देखूंगा, तब वो घर के सामने ही कहलाएगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप खेतों की तरफ मुंह करेंगे तो आप खेत के सामने खड़े माने जाएंगे, लेकिन कागज में तो घर के सामने खड़ा होना लिखा है। राजा रेड्डी आश्चर्य से मल्लम्मा की तरफ देखता है। मल्लम्मा, ये तो बिल्कुल सच है। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। सुब्बैया, मल्लम्मा की दलील में अकाट्य न्याय है।
घर के सामने खड़ा होना का सही अर्थ घर के सम्मुख आमने सामने खड़ा होना ही माना जाएगा, और इस तरह खड़े होने पर केवल घर ही दिखाई देता है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ये पुराना घर ले लो, इसी से तुम्हारा कर्ज चुकता मान लिया जाएगा। ठीक है, आप सब लोग एक हो गए हैं। अच्छा, तो मैं घर की चौखट पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देखूंगा। तब तो मैं घर से सटकर ही खड़ा हूं ना, तब तो मुझे खेत दिखाई देगा ना। बहुत खुशी की बात है सुब्बैया जी, आप चौखट पर खड़े हो जाइए। लेकिन एक छोटी सी बात है, वो चौखट हमारे घर की सीमा है। चौखट लांग कर अंदर कदम रखेंगे तो वो हमारा घर है, चौखट लांग कर बाहर जाएंगे तो वो गांव की जमीन है। अगर आप चौखट के ऊपर ही खड़े हो जाएंगे तो आप ना तो हमारे घर के अंदर होंगे और ना ही बाहर। बाप रे, इस औरत से जीत पाना नामुमकिन है। ठीक है, मुझे ना घर चाहिए, मुझे बस मेरे 1000 रुपए ब्याज समेत लौटा दो। अब आई ना बात ठिकाने पर। हम कर्ज चुकाने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक धोखे भरे समझौते के जरिए हमारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की, उसका हर्जाना कौन भरेगा? हर्जाना? मैं क्यों हर्जाना दूं? यहाँ पीड़ित तो मैं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप। आज आपने हमारी इज्जत उछाली है, हमारी संपत्ति पर बुरी नजर डाली। मेरे पति ने कल से अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ है। क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? मल्लम्मा, रहने दो, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। उनका कर्ज उन्हें लौटा देते हैं। अब कोई चारा न देखकर और ये समझकर कि इस पुराने घर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से सिर्फ नुकसान ही होगा। ठीक है माँ, तू जीत गई। तेरी बुद्धि के आगे मेरी सारी चालें फेल हो गईं। टांग नहीं अड़ाऊंगा। ये लो तुम्हारा कागज। रामैया उसे सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सुब्बैया, आगे से कभी ऐसे धोखेधड़ी वाले समझौते मत लिखना। मल्लम्मा जैसी बुद्धिमान बहू के होने की वजह से ही आज राजा रेड्डी की जान बच गई। मल्लम्मा, तुम्हारे इस साहस की जितनी तारीफ की जाए कम है। मल्लम्मा की जय, जय हो। धन्यवाद मुखिया जी। मुसीबत के समय पति का साथ देना ही पत्नी का सच्चा धर्म है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बुद्धि बल के आगे बाहुबल और धन बल हमेशा घुटने टेक देते हैं। शाम का समय है। राजा रेड्डी और मल्लम्मा अपने घर में दिया जला रही हैं। घर में पूरी शांति और सुकून है। राजा रेड्डी: मल्लम्मा, सचमुच तुम साक्षात अन्नपूर्णा ही नहीं बल्कि देवी सरस्वती का रूप भी हो। अगर आज तुम न होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी समझदार पत्नी मिली, ये मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। बस कीजिए, बहुत हुई तारीफें। अगर पति सीधा हो तो पत्नी को समझदार बनना ही पड़ता है ना। गृहस्थी में जब एक साथी कमजोर पड़ने लगे तो दूसरे को उसकी ताकत बनकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगली बार कहीं भी दस्तखत करने से पहले उसे एक बार खुद पढ़ लेना और मुझसे जरूर पूछ लेना। बिल्कुल मल्लम्मा, अब से मैं जो भी काम करूंगा तुमसे पूछकर ही करूंगा। अच्छा ठीक है। आपको भूख लगी थी ना? आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। आप कल से भूखे हैं, भरपेट खाना खाइए। हाँ मल्लम्मा, आज तो ये खाना अमृत जैसा लगेगा। हमारा घर और हमारा खेत हमारे पास ही सुरक्षित रह गए ना। इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल घड़ी में काम आने वाली बुद्धि और साथ निभाने वाला परिवार ही उसकी असली पूंजी होती है। मल्लम्मा ने अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी से अपने परिवार की रक्षा की। उसमें ये साबित कर दिया कि नारी अबला नहीं, सबला है। नैतिकता: मुसीबत आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए सोचना चाहिए। यदि सूझबूझ हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।